बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था उसके हम लोग मैथ के 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, मैथ से डर लगता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग बिल्कुल आसानी से सिंपल भाषा में और एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे और आपको आसानी से सारी चीजें समझ आती रहेंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। ठीक है, रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है कि कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना चाहिए कि जब आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो बच्चों का क्या प्रारंभिक समझ है, उनका पहले से क्या ज्ञान है, वो है उस चीज का आपको आकलन कर लेना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव चीज है, मतलब सही है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना। मतलब यहाँ इंट्यूटिव सोल्यूशन की बात की जा रही है कि जैसे बच्चों का अंदर से कुछ होता है कि कोई चीज देखने के बाद सोचते हैं कि ये ऐसे हो सकता है या कोई क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, तो इसको प्रोत्साहित करना, तो ये भी पॉजिटिव लग रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, मतलब प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे देख रहे पॉजिटिव चीज ज्यादा है कि अवसर प्रदान करना किसके लिए, तो संज्ञानात्मक संघर्ष की जो उनका ज्ञान है, संज्ञान है, वो किस तरीके से कोई प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए अवसर प्रदान करना, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। कहने का मतलब कि इनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि पहले से जो तरीका चले आ रहा है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी तरीके को प्रोत्साहित करना कि आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये तो देख रहे निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा ही था निगेटिव कि रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है, तो ये देख रहे नहीं है, मतलब यही वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या था, पॉजिटिव था, तो ये होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। इसमें आपको बताना है कि जो ABCD दिया है इसमें से कौन सा ओपन इंडेड क्वेश्चन है, मतलब मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, और कौन सा क्लोज इंडेड प्रश्न है, यानी बंद सिरे वाला प्रश्न है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 हो। तो देखिए ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिनका योग 8 हो। जैसे अगर आप एक 5 ले रहे हैं और दूसरा संख्या अगर आप 3 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये पर अगर आप 6 ले लीजिए तो 6 के साथ अगर 2 ले लेंगे तो इस तरीके से 8 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो क्या हो गया, एक ओपन इंडेड यानी मुक्त सिरों वाला प्रश्न हो गया। तो देखिए ए में कहाँ कहाँ दिया है मुक्त सिरों वाला, तो बस पहले में ही दे रहा है मुक्त सिरों, बाकी में तो देख रहे हैं ए और सी बंद सिरा है, ABC बंद सिरा है, ACD बंद सिरा है। मतलब ये सभी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन था वो ए वाला तो क्या था, मुक्त सिरों वाला था, ओपन इंडेड, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी और देख लेते हैं। उस त्रिभुज को खींचिए जिनका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो ऐसी बहुत सारी त्रिभुज आप खींच सकते हैं जिनका परिमाप 50 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है कि बाहरी भुजाओं का योग क्या हो, जब आप जोड़ देते हैं तो उसे ही परिमाप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर लाना है, तो एक आप 10 ले लीजिए, एक 20 ले लीजिए, एक 30 ले लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जा रहा है। इसी तरीके से आप कोई और सोच सकते हैं, कोई आप 20 ले लीजिए, यहाँ पर एक 5 ले लीजिए, ठीक है 25 हो गया। दूसरा आप कितना ले लेंगे, 25 ले लीजिए, इस तरीके से कितना हो गया, 25 25 50 हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारी हो जा सकती हैं। तो जिसका बहुत सारा आंसर होता है वही क्या होता है, ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है। तो और इस पर हमने ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट सी क्या कर रहा है कि 25 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 25 का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कहने का मतलब जिससे यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो इसका फिक्स 3 ही हो सकता है गुणनखंड। तो ये क्या हो गया, ये तो क्लोज इंडेड हो गया कि इसका फिक्स आंसर हो गया। इसी तरीके से परिमाप की परिभाषा अगर पूछा है तो परिमाप का तो परिभाषा भी हम लोगों ने देखा था कि परि मतलब बाहरी, माप मतलब मापना। तो जो बाहरी माप होता है जब आप उसे जोड़ देते हैं तो उससे ही परिमाप बनता है। तो ये भी क्या हो गया, एक इसका फिक्स डिफिनीशन हो गया। तो ए भी क्या हो गया, ओपन इंडेड हो गया, CD क्या हो गया, क्लोज इंडेड हो गया। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का एक सूचक है। मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका चला आ रहा है उसी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो क्या इसमें कोई क्रिएटिव थिंकिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न को प्रस्तुत करना, कहने का मतलब प्रॉब्लम पोजिंग। जब आप प्रॉब्लम पूछते हैं तो यह कब हो सकता है, जब आपके अंदर अलग अलग क्रिएटिव थिंकिंग आ रहा है, कुछ नया सोच रहे हैं, तभी तो आप क्वेश्चन पूछेंगे।
तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अशुद्धि मुक्त परिकलन मतलब एरर फ्री कैलकुलेशन। जब आप देखिए क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 100% एरर फ्री रहेगा, कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या करा है, सही सूत्रों को स्मरण करना, रिकॉल द करेक्ट फार्मूला। जहां रटना आ जाए, याद करना आ जाए, स्मरण करना आ जाए, वहां तो क्रिएटिव थिंकिंग होगा नहीं, एक फिक्स्ड पैटर्न है, उस पर आप चल रहे हैं। इस हिसाब से क्या होगा, जो प्रश्न पूछना, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कभी कब पूछते हैं, जब आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग रहता है, आप कुछ नया सोचते हैं, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैन हिल की त्रिविम ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो देखिए वैन हिल का टोटल 5 स्टेज होता है, लेकिन यह 0 से शुरू होता है, इसलिए यह आपको 4 स्तर तक दिखेगा, लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। तो सबसे पहले दिया है लेवल 0 विजुअलाइजेशन। इसमें जो बच्चा होता है उसमें क्या करता है कि जैसे अगर वो बुक देखेगा तो बुक देख के कहेगा कि अरे ये तो आयत की तरह लग रहा है, तो इसमें चीजों को वह विजुअलाइज करता है। और जब नेक्स्ट लेवल आता है मतलब लेवल 1, इसमें क्या आता है, एनालिसिस आता है कि इसमें जैसे अगर एक आयत दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, तो इनकी प्रॉपर्टी को वह समझने लगता है। लेवल 1 में, एनालिसिस वाले में, कि जो आयत है इसमें क्या होती है, 4 भुजाएं होती है और आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन जब लेवल 2 में आएगा, इसमें क्या है, रिलेशनशिप, इसमें वह समझने लगता है कि जो वर्ग है वह भी क्या है, एक आयत भी है। क्यों, क्योंकि देखिए वर्ग में क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी आयत वाली फुलफिल करेगा, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी जो कोण होता है 90 अंश का एंगल बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो समझ पाएगा, इसमें रिलेशन भी, जो ऐसे 2 अलग अलग चीज देख रहा है तो उसमें रिलेशन भी दिखा पाता है। और यहाँ पर पूछा भी वही था कि वर्ग एक आयत भी है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वैन हिल पर हम पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाएं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एक पूरा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर पूरा वीडियो बना दूंगा। साथ ही मैं बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर में वैन हिल से रिलेटेड और कितनी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। योग तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी संख्या में वह कौन सी ऐसी संख्या जोड़ा, पूर्ण, यहाँ पर पूछा है पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्या में ऐसी कौन सी संख्या योग कर दिया जाए कि आइडेंटिटी मतलब वही सेम संख्या ही आपको प्राप्त हो जाए। जैसे आप 5 ले रहे हैं, तो 5 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ते हैं आप कि वह 5 ही आए, इसका उत्तर हो जाएगा 0। जब किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ते हैं तो वही सेम संख्या प्राप्त होता है, और यही होता है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है, मतलब कौन सा सही कथन है, आपको बताना है कि अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। मतलब मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशन। तो गणित का जो ज्ञान है, मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है, वो कैसे प्राइमरी स्तर पर क्रिएट किया जा सकता है, जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा, अलग अलग चीजों को देख रहा है, प्लस उसमें एक रिलेशन बिल्ड कर पा रहा है। ये तो सही लग रहा है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट करा है कि लर्निंग मैथमेटिक्स इज ए सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग एंड निगोशिएशन। मतलब जो गणित का अधिगम है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है, डायलॉग मतलब संवाद है, निगोशिएशन मतलब वार्ता सम्मिलित है। तो ये भी सही लग रहा है कि जब आप गणित सीख रहे होते हैं तो एक सोशल प्रोसेस है। इसमें जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पर कुछ सामान लेते हैं तो वहां डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्गुमेंटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी सही है कि अगर आपको गणित समझना है तो उसके लिए अलग अलग चीज है। ऐसा तो है ना कि गणित में कोई एक फिक्स फार्मूला है, उसी तरीके से सारी चीजें सॉल्व होंगी। आप अलग अलग जगह आर्गुमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि ये चीज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या करा है, कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। ये देख रहे हैं, निगेटिव आ गया। कल्चर है नो रोल। तो जहां जो आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, जहां आप रह रहे हैं, कल्चर है, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दिया है कि नो रोल है, इसीलिए गलत हो गया। तो यहाँ पूछा क्या था कि कौन कौन सा सही है, तो आपको ए, बी और सी सही है। तो खोज लीजिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिया है ABC, तो तीसरा वाला ऑप्शन दिया है कि ABC सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ज्यामितीय को दो आयाम मतलब 2D शेप, जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई
स्टूडेंट है तो उसे क्या ज्योमेट्री के लिए सिर्फ 2D शेप ही आना चाहिए, 3D शेप नहीं। 3D शेप में आपका आ जाएगा जैसे घन, घनाभ। तो बच्चों को क्या चाहिए, घन, घनाभ, इन सब की भी जानकारी चाहिए। तो ये तो गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2D शेप की बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। तो क्या सिर्फ डिफिनीशन से काम चल जाएगा? डिफिनीशन तो सेकेंडरी है, पहले आपको उनका प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए। तो ये भी गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्या करें, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप, मतलब दिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। ये सही लग रहा है कि जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो उनको अंदर की समझ है, स्पेशियल मतलब कि जो अलग अलग शेप हैं, साइज हैं, उनको देख करके वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सके। तो क्या है, पॉजिटिव लग रहा है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए ओनली सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या कर रहा है कि सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है कि जो सड़क विक्रेता होते हैं तो वहां से जो ज्ञान मिल रहा है क्या वह लाभदायक नहीं? ऐसा तो है नहीं। अगर आप जैसे दुकान पर गए, वहां पे आपने 10 रुपये कोई सामान लिया और उसको 20 का नोट दिया, तो वह आपको 10 रुपये वापस करेगा ना। तो ये क्या है, तो आपको जो कक्षा में जो गणितीय प्रश्न है उसे सॉल्व करने में तो लाभदायक है ही, लेकिन यहाँ कह रहा है लाभदायक नहीं है, तो गलत हो गया। वे अस्पष्ट और असंगत होते हैं। तो क्या जो दुकान पर प्रयोग में किया जाता है गणितीय कौशल, तो ये क्या असंगत और अस्पष्ट होता है? तो ऐसा भी नहीं, ये भी गलत हो गया। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीके, कहने का मतलब कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये तो सही है कि वहां से जो बच्चा अगर सीख के आ रहा है तो अपना जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा गणित का, तो वहां उसको हेल्प मिलेगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही रहा। तो यहाँ पर ओनली 3 जो चौथा वाला ऑप्शन में दिया है ये सही हो गया। हाँ, यहाँ एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं तीसरा वाला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं पहले में ए एंड बी, ओनली ए। तो जहाँ चौथे वाले ऑप्शन में सी आपको दिख रहा है, इसे ही टिक करना है, मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज लीस्ट लाइकली, कि मतलब कि सबसे किसकी संभावना न्यूनतम है, किस लिए? टू डेवलप स्पेशियल रीजनिंग, कहने का मतलब कि जो बच्चा है वो अलग अलग शेप को देख करके, अलग अलग आकृति को देख के उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर कैसे होगी। तो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना इससे बेहतर होगा, मतलब ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो देखिए, पिक्टो मतलब पिक्चर आ रहा है, ग्राफ मतलब जो पिक्चर का यूज करके ही ग्राफ जो बनाया जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर देखिए लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है, उसमें बहुत सारा दिया, बस दिया है, कार दिया, वॉकिंग दिया, और कितने स्टूडेंट इससे सफर कर रहे हैं। तो बस से कितने लोग सफर कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इमोजी दिया हुआ है, और यहाँ पर लिख दिया है कि एक इमोजी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 स्टूडेंट को। यहाँ पर टोटल 7 था, तो 7 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 आ गया, मतलब बस से टोटल 28 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। इसी तरीके से बाइसिकल जो साइकिल है, तो इसमें देख रहे हैं 3 इमोजी बना हुआ है, एक का वैल्यू कितना है 4 स्टूडेंट, तो 4 8 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाइसिकल से मतलब साइकिल से टोटल 12 जो स्टूडेंट है वो जा रहे हैं। तो यही होता है पिक्टोग्राफ। तो क्या इसमें कहीं भी उनका जो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है इसका यूज हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वर्किंग ऑन 10 ग्राम पजल। तो देखिए 10 ग्राम पजल क्या होता है, जो 10 ग्राम पहेली क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 10 ग्राम पजल है। इसमें क्या रहता है, 7 शेप दे देता है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और इन्हें ही अलग अलग निकाल करके आपको अलग अलग आकृति बनाना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इन्हीं 7 आकृतियों को लेकर के एक घर बना दिया, घर सा आकृति है, प्लस नीचे कुछ डिजाइन बना दिया है। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 आकृति। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग इन्हीं का यूज करके अलग अलग आकृति आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एरोप्लेन बना हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो यही 7 आकृति का ही है। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और यहाँ देखिए 5 त्रिभुज। तो इसमें भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज हो गया। इसके बाद एक देख रहे हैं एक वर्ग है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो एक वर्ग आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं एक चतुर्भुज यहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ वही वाला चतुर्भुज आ गया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ जो टावर बना हुआ है, इसमें भी क्या है, अब बच्चों को ये निकाल करके बाहर दे दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप अलग अलग शेप, अलग अलग आकृति खुद से डेवलप करिए। तो कोई टावर बना सकता है, कोई पिरामिड बना सकता है, कोई घर बना सकता है, कोई हेलीकॉप्टर बना सकता है। देख रहे हैं सभी में इन्हीं 7 आकृति का इस्तेमाल हुआ है। तो यही क्या होता है, एक 10 ग्राम पजल है।
ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं बच्चों का जो स्पेशल रीजनिंग है कि अलग अलग शेप, अलग अलग साइज को वो कैसे देखते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, तो इसमें तो यूज हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या था, लिस्ट, इसमें सबसे कम होता है, तो अभी तक तो इसी में हुआ है, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप। अब नेट ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो नेट ऑफ सॉलिड शेप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 3D शेप है तो उसका 2D रिप्रेजेंटेशन, जैसे क्या है, क्यूब है, तो इसका 2D में कैसे बनाएंगे। तो अगर आप 2D में ऐसे है तो इसको देख के अगर कोई बच्चा कह रहा है कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूब बना सकता हूँ, या नीचे जो कोन दिख रहा है मतलब शंकु दिख रहा है, और अगर बच्चों को यह शेप भी दिखाया जाए तो इसको यह मोड़ करके समझ जाए अगर कि यह कौन है, तो उसकी स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर है। इसी तरीके से देखिए सिलेंडर है, ये इस तरीके से रहेगा, मतलब देखिए ये जो दो क्या है, इसका सर्कल वाला पार्ट है तो इसको अलग निकाल दिया, और अगर आप इसे ही रोल कर देते हैं तो क्या करेगा, ये सिलेंडर का फॉर्म ले लेगा। तो इसमें भी देख रहे हैं उसकी जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो रही है। नेक्स्ट क्या कह रहा था कि आइडेंटिफाइंग द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब कि सममिति अक्षों को पहचानना। तो सिमेट्री क्या होता है, चलिए यह भी देख लेते हैं। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे अगर आयत है तो आयत में आप देखिए कि अगर उसे आप फोल्ड कर देते हैं, जैसे आयत है अगर आप उसको बीच से फोल्ड कर देते हैं तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट इसकी सेम कॉपी बन जाएगी इस साइड की तरह। अगर एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक पूरी तरीके से यह ढक जाएगा। यही होता है सिमेट्री। तो अगर कोई बच्चा सिमेट्री के बारे में समझ रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ रहा है, मतलब उसकी स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। तो यहाँ आपसे पूछा था लिस्ट लाइकली कौन सा होगा जो स्पेशल रीजनिंग डेवलप करेगा, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इन तीनों से तो उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, रीजनिंग क्या हो रही है, समझ बेहतर हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज बेस्ट सूटेड टू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and 5। कहने का मतलब कि 3 और 5 का अगर आपको गुणा बच्चों को सिखाना है तो कौन सी सबसे उत्तम विधि हो सकती है। कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, मतलब बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे ऑफ 3/5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट। तो एरे का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर 3 गुणे 5 में इसको अरेंज कर दीजिए, जैसे 3 ऐसे ऐसे हो गया और नीचे 5 लाइन कर दीजिए, तो इससे आप 3 गुणे 5 का मतलब समझा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। जब बच्चा गिनेगा 3 यहाँ 6 9 12 15, तो 3 गुणे 5 कितना आ गया, 15 आ गया, क्योंकि यहाँ 3 था सीधे सीधे और नीचे के इतना था 5 था। तो यहाँ से आप बच्चों को अगर मल्टीप्लाई सिखाना है 3 into 5 का तो आसानी से इसके जरिए सिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया था कि रिसाइटिंग द टेबल ऑफ 3 and 5 टू फाइंड द आंसर। अब बच्चों को उत्तर पाने के लिए उसको पहाड़ा सिखा दीजिए 3 गुणे 5 का। तो देखिए याद करना, रटना, सिखाना छोटे बच्चों को करेंगे तो ये सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या कराए, फाइंडिंग आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बच्चे को कैलकुलेटर दे दीजिए कि 3 गुणे 5 करके निकाल लो रिजल्ट, तो ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्कीपिंग काउंटिंग, मतलब कि संप्लाव गणना का अभ्यास करना, तो ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ सबसे सही सटीक आंसर क्या लग रहा है कि जहां बच्चा करके सीखे। नेक्स्ट आ जाइए, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। ठीक है, गणितीय संकल्पना आपको सिखाना है, ठीक, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा नॉट एक्सेप्टेड होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या गया, चुनी हुई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। छोटी संख्या वाले सरल उदाहरण से पहले लेना, ठीक है, छोटी संख्या वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना, तो ठीक है कि पहले सरल सरल एग्जाम्पल दे देंगे। विद्यार्थियों की कलन विधि, मतलब एल्गोरिथम के चरण समझाने के लिए मूर्त आकृतियों या सामग्री की सहायता लेना। तो मूर्त मतलब जो चीजें बच्चा देख रहा है, तो ये भी सही है कि कुछ मूर्त आकृति लेकर के आप गणितीय संकल्पना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या करा है कि प्रश्नों को हल करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व देना, कि मतलब जो पहले से एक फिक्स्ड प्रणाली चली आ रही, पर्टिकुलर टाइप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसे ही इम्फेसाइज करना, मतलब उसी पर जोर देना। तो ऐसा आपको नहीं करना कि जो फिक्स तरीका चले जाना है, आपको कुछ बच्चों को क्रिएटिव सोचने के लिए इनकरेज करना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, संतोषजनक नहीं पूछा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत था। नेक्स्ट आ जाइए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 4 इज यूज्ड एज कार्डिनल सेंस, मतलब कि 4 का गणन संख्या मतलब कार्डिनल भाव। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीका होता है, एक ऑर्डिनल होता है, काउंटिंग का 2 तरीका होता है, एक ऑर्डिनल और दूसरा कार्डिनल। तो यहाँ पर पूछा है कार्डिनल, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डिनल क्या होता है। तो ऑर्डिनल में क्या होता है कि किसी भी चीज का रैंकिंग दिया जाता है या उसे कोई नंबरिंग कर दिया जाता है। वहीं पर कार्डिनल में क्या होता है, तो कार्डिनल में देखा जाता है कि
टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, किसी भी कलेक्शन में कितना टोटल ऑब्जेक्ट है, कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है, तो यहाँ देखिए टोटल संख्या तो नहीं बताया जा रहा है कि अब कितनी मंजिलें, बहुत सारी मंजिलें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बस बात हो रही है चौथी मंजिल की। तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंकिंग दिया जाता है, हमने देखा था। इसी तरीके से प्रतियोगिता मेरा पुत्र चौथे स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रैंकिंग दिया जा रहा है, तो ये भी ऑर्डिनल सेंस में हो जाएगा। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक रैंकिंग या नंबरिंग दिया जा रहा है कि चौथे अध्याय की बात हो रही है। अब पुस्तक में कितना अध्याय है ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन जब आप देखेंगे तो इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, तो यहाँ देखिए एक फिक्स नंबर, टोटल कितना लोग हैं, कितनी टीम है, यह बता दिया जा रहा है कि एक कोई समारोह है उसमें सिर्फ 4 टीमों ने ही भाग लिया है, तो यही क्या है, एक ऑर्डिनल सेंस हो जाएगा। और ऑर्डिनल वाले में जैसे क्या था, मेरा पुत्र ने चौथा स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पर कितने लोग थे ये आपको नहीं पता है, अब हो सकता है किसी का 5वां 7वां 10वां स्थान तक हो और टोटल 100 लोगों ने भाग लिया हो, तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, तो एक ऑर्डिनल सेंस हो गया। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है, वो फिक्स होता है बिल्कुल कि अगर कोई समारोह है तो उसमें 4 टीमों ने ही भाग लिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि शुद्ध कथन को पहचानना है। एक संख्या से दूसरी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। कहने का मतलब कोई संख्या है, अगर उसमें किसी दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या उसका मान सदैव बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे अगर मान लेते 10 था, तो अगर 10 में आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो देख रहे हैं संख्या 20 हो रहा है, मतलब ये तो बढ़ गया। लेकिन यहीं पर अगर आप 10 में 0 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया, इसका मान तो 0 हो गया। इसी तरीके से आप 5 ले लीजिए, अगर 5 में क्या करें 0.3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लग गया तो क्या हो गया, 1.5 हो गया। पहले संख्या 5 था लेकिन 0.3 से गुणा करने पे 1.5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये तो गलत हो गया। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। चलिए हम देखते हैं कैसे। अगर 10 में 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 दूना 10 मतलब 2 आ रहा है, यहाँ पर तो कम हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप 10 में 0.2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 10 था लेकिन बढ़ करके 50 हो गया, जबकि यहाँ करा है कि सदैव मान कम हो जाता है, तो सदैव मान कम भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या करा है कि एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसका इकाई का मान सदैव 0 होता है। चलिए करके देख लेते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं 5 ले रहे हैं, अगर 5 में आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ये तो ठीक लग रहा है कि उसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन वहीं पर आप कोई संख्या और देखते हैं, जैसे आप 0.5 कर लीजिए, ठीक है, 0.5 में अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ तो कोई लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया कि लास्ट में सदैव 0 नहीं आएगा अगर आप 10 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स, मतलब उल्टा ऑफ डिवीजन। तो ये बात देखिए सही है कि जैसे अगर आप 10 में 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 10 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 5 में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं जो गुणनफल होता है वो भागफल का प्रतिलोम होता है। तो यही वाला डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो देखिए पूछा था शुद्ध कथन बताइए, तो यहाँ ओनली डी किसमें दिया है, चौथे वाले ऑप्शन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर भी देखिए शुद्ध कथन बताना है। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, मतलब एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज इज नॉट मैथमेटिकल स्किल। ये तो देखिए गलत हो गया कि एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज, जैसे कितना क्वांटिटी है वो कैसे पता लगाएंगे, जब आपको गणित का जैसे 1 2 3 4, तो क्या है ये मैथमेटिकल स्किल है। नेक्स्ट क्या करा है कि गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जाना चाहिए। मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विथ अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूले, मतलब कि जो पहले से स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका कुछ लिस्ट ले लीजिए, क्या वही बस गणित है, तो ऐसा भी नहीं है कि सूत्र के बियॉन्ड भी, सूत्र के बाद भी बहुत सारी गणित से चीजें हैं, तो ये भी नहीं होगा। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, ये देखिए सही बात लग रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं 10 धन 10 धन 10 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी एक पैटर्न में हो रहा है कि आपस में जुड़ रहा है, तो यहाँ से 30 आ रहा है। इसी तरीके से गणित में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है। तो यहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विथ अ सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीजर, क्या गणित में यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना चाहिए ना चाहिए, मतलब सिर्फ यांत्रिक प्रणाली, तो ये भी नहीं होगा। तो कहने मतलब जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
कि सममिति मतलब सिमेट्री की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है सिमेट्री बताने के लिए। तो बच्चे को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं। तो हमने देखा था कि सिमेट्री क्या होता है कि अगर कोई आकृति है तो अगर आप उसे फोल्ड करके देखते हैं तो क्या वही सेम चीज यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है। जैसे आप अपने हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं तो एक के ऊपर एक आ जा रहा है। अगर आप कोई आयत है इसको फोल्ड कर देते हैं बीच से तो क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो यही तो सिमेट्री होता है। तो ये तो सही लग रहा है कि बच्चे को पेपर फोल्डिंग करके पेपर को मोड़ करके क्रियाकलाप करके वहां से आप बच्चों की सिमेट्री समझाएं और अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दे। तो परिभाषा देना रटना ये सब निगेटिव सेंस में होता है। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित करना। तो अगर समिति से सिखाना है तो आप सिर्फ वाद विवाद से तो सिखा नहीं सकते हैं। तो बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना कि सिर्फ उसको क्या करना है इनकरेज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व। सिर्फ ऑब्जर्व करेगा आयत और वर्ग उससे तो वो सीख नहीं पाएगा सिमेट्री को। बहुत सारी अलग अलग शेप होती हैं जहां पर सिमेट्री होता है तो सिर्फ इससे भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा सही आपको लग रहा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है जहां एंगेज है तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और स्टडी विद टीम बनारस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।